Hello guys, so today's topic is capacitors. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब हम कैपेसिटर स्टार्ट करते हैं। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है? इट इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सके। यहाँ कई बुक्स में ऐसा भी लिख रखा है कि इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइस, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, तो कैपेसिटर की अरेंजमेंट कैसे होती है, कैसे बनता है? तो देखो, सपोज ये मैंने दो कंडक्टर्स लिए हैं। ठीक है, जिसके अंदर इस वाले कंडक्टर को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया और ये सारा प्लस क्यू यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो गया। तो अगर ये प्लस क्यू है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इसको माइनस क्यू दूं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ना एक अपने आप क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। सो दो कंडक्टर जब प्लेस्ड हम नियर बाय उन्हें एक स्मॉल डिस्टेंस के बीच में रखें, तो उन्हें हम कैपेसिटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ये कैपेसिटर बन जाएगा। अब इसके अंदर जो क्यू नेट होता है कैपेसिटर का, वो जीरो होता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो क्यू नेट जीरो हो जाएगा। अब इसका जो हमें फॉर्मूला मिलता है कैपेसिटेंस का, सो हमें पता चलता है दैट चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगता है, सो Q इज इक्वल टू C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल एंड Q इज द चार्ज। तो यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकलता है? Q बाय V। इसकी SI यूनिट आती है फेराड। नाउ अब हम कैपेसिटर की अगर बात करें, तो कैपेसिटर की जो बेस्ट फॉर्म होती है दैट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बेस्ट फॉर्म से क्या मतलब है? चीप होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, तो इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो अब आप इमेजिन इमेजिन क्या करो, देखो यहाँ पे मैंने दो प्लेट्स बनाई हैं। ठीक है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों का जो प्लेट का एरिया है दैट इज ए, एंड इनके बीच का सेपरेशन इज डी, एंड बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रखा है। अब मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जिससे हम कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस कर सकते हैं, हमें जिससे पता चलेगा कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है। तो जो फोर स्टेप्स है वो क्या है? पहला, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहाँ पे प्लस क्यू हो गया तो यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा। सेकेंड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बिटवीन द प्लेट्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट आएगी या वो वेरिएबल आएगी। उसके बाद आपको क्या करना है? फाइंड डेल्टा वी, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी दो तरीके से निकलेगा। अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट आया है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स करके। और अगर आपका वो वेरिएबल आया तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डॉट डी आर, जो हमने पहली क्लासेस में भी देख रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर सी वी, यहाँ पे, तो आपको उसके अंदर वो पुट करना है। तो C कैसे आएगा? Q डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इससे आपका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। अब जैसे हमने स्टेप्स करे, अब ऐसे हम इसके अंदर लगाकर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो ये मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, इधर मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया, इधर मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया। इसका एरिया जो है वो मैंने ए लिया, सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल प्लेट मैंने डी लिया। उसके बाद अब मेरे को क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैं इस प्लस क्यू की वजह से देखूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, और माइनस क्यू के हिसाब से देखूँ तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। तो जो ई नेट होगा वो सबमिशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू अपसाइलन नॉट, जो कि अल्टीमेटली हमें सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट देगा, राइट? अब सिग्मा यहाँ पे क्या है? हमें पता है सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मतलब चार्ज बराबर एरिया इज सिग्मा, राइट? तो अब सिग्मा की वैल्यू हम इधर डालेंगे बाद में, पर अभी हमें क्या करना था? हमें सबसे पहले क्यू चार्ज देखना था, क्यू चार्ज हमने कर दिया। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो ई नेट हमारा आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद अब हमको क्या करना है? हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सिंस हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आई है, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम डी के साथ। तो हमने डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना? सिग्मा इंटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा वी, ये हमारा फॉर्मूला था। इसके अंदर हमें डाल देना है। अब सिग्मा की जगह हम क्या पुट करेंगे? क्यू बाय ए। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा कट कटा के आंसर क्या आया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी।
तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर would come out to be epsilon naught a by d. So ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. एंड जेई के अंदर जो ज्यादा क्वेश्चंस है दैट आर बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ओनली. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर नोन टू अस इज स्फेरिकल कैपेसिटर. इसके अंदर क्या है, मैंने ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया R1 रेडियस का, एक कंसेंट्रिक स्फेयर्स है राइट. तो ये एक R1 रेडियस का लिया, एक R2 रेडियस का लिया. इस पे मैंने इनर वाले कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज लिया तो बाहर वाले पे माइनस क्यू आया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई. इसके अंदर भी हमें सेम करना है काम जो हमने करा था. पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करेंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस आएगा. तो सिंस इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको पता है कि कैसे आएगा. तो नाउ आई हैव जस्ट रिटन द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला इज मोर इम्पोर्टेंट. तो इसके अंदर अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1. तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है. अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि R2 बहुत ज्यादा बड़ा हो R1 से. तो उस केस के अंदर क्या होता है, आप R2 कॉमन ले लो, ठीक है. तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन में R2 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और इसको मैंने R2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस R1 बाय R2. अब आपको पता है कि अगर ये बहुत छोटा है R1 तो R1 अपॉन R2 वुड अप्रोक्सीमेटली कम इक्वल टू 0. तो इसके अंदर हमारा जो सिंगल स्फीयर कैपेसिटेंस आता है कि मतलब अब हम इतना बड़ा R2 का रेडियस ले लें कि R1 हमारे लिए नेग्लिजिबल हो जाए, तो उसके अंदर कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1. सो यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला बोथ ऑफ देम. अगर कंसेंट्रिक दिया होगा स्फीयर्स तो आपको ये वाला लगाना है, जब दो रेडियस दी हो, जब एक रेडियस दी हो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर आपको दो सिलेंड्रिकल ले लेने हैं. ये R1 रेडियस का, ये R2 रेडियस का, दोनों की जो लेंथ है वो L है. इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जनरेट होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था या माइनस क्यू चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट हो जाएगी. इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट कम्स आउट टू बी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L अपॉन में ln ऑफ R2 अपॉन R1. So this is the formula, you should remember this as well. Now if you talk about force between the plates, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, इधर माइनस क्यू आ गया, सेपरेशन इनका डी ले लिया. ए इसका एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी प्लस क्यू की और माइनस क्यू की भी इस तरफ होगी. तो अब आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर देखा था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब आपने क्या करा, ई नेट निकाला, ई नेट निकाला तो आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मिला. और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो क्यू बाई ए आएगा सिग्मा की जगह, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया राइट. अब फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई. अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी, आपको पता है कि हर एक चार्ज पे खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है. तो अब क्यू पे जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा, मतलब वो नेट नहीं लगाएगा, वो एक सिंगल ऑपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी. तो इसलिए इसके अंदर आपको ई नेट नहीं लेना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज लेना है. तो इसके अंदर आप क्या लोगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा की जगह क्या लिखोगे, क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट राइट. तो अब इधर क्या था, माइनस क्यू लाया क्योंकि अगर मैंने पॉजिटिव क्यू का चार्ज लिया तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस, दैट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस क्यू ऑफ चार्ज. तो ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे माइनस साइन, और फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस का क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी क्यू था और एक क्यू यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट. अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स कैसे निकलता है. ये कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है डी से, कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स कितना है. फोर्स से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. नाउ एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, डी डिस्टेंस है, ए एरिया है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. इसके अंदर अगर आप एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला देखोगे सो दैट विल कम आउट टू बी हाफ सी वी स्क्वायर, यू शुड रिमेंबर दिस. इसका एक और वेरिएंट होता है जो होता है क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है.
अब इसके अंदर मैंने क्या करा, सी की जगह पे ना मैंने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डाल दिया। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमें पता है, एरिया इंटू डिस्टेंस करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। अब हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे इसी चीज से। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर डी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने यही लिखा है एनर्जी का फॉर्मूला। उसके बाद डिवाइड के अंदर ए डी और है, क्योंकि वॉल्यूम कैसे होता है, ए इंटू डी करके। तो उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे फिर उसे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट से। एंड पूरा सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर एनर्जी डेंसिटी, जो कि होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इधर से अगर आपको कभी एनर्जी डेंसिटी दी हो और आपको एनर्जी पूछा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसका वॉल्यूम के साथ। राइट, नाउ वी हैव सम ऑफ द PYQs बेस्ड ऑन अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो देखो, सपोज आप पे क्वेश्चन आया है, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, distance between the plates is D and the potential difference is V. Find the force of attraction between the plates. अब इवन दो हमने इसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर रखा है, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, बट इसमें ना आपको जो आंसर दे रखा था, जो चार ऑप्शन थे वो सी और वी के टर्म्स में थे। तो इसके अंदर आपको बस ये याद रहना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ना ले लो यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए, क्यू इंटू ई नेट ना कर दो, आपको सिंगल चार्ज का ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेम्बर इज कि आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। सिंस यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्यू स्क्वायर अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने क्या करा, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी देखा तो मैंने नीचे सी लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरा क्या बना, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में 2CD। अब हमें पता है Q बराबर CV होता है, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसके अंदर क्यू स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सी स्क्वायर वी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर कर दिया, नीचे एक सी था, सी से सी कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, CV स्क्वायर बाई 2D। सो जो आंसर था उसमें मैग्नीट्यूड ले रखा था, तो आंसर वाज इक्वल टू CV स्क्वायर बाई 2D। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, ये जेईई मेन 2022 में आया था। Capacitance of an isolated conducting sphere of radius r1 become n times when it is enclosed by concentric conducting sphere of radius r2 connected to earth. The ratio of their radii r2 by r1 is। तो मैंने इसके अंदर क्या बोला है कि एक आपका जो r1 रेडियस का स्फेयर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो n टाइम्स हो जाता है जब उसे कंसेंट्रिक मतलब एक और स्फेयर ले लिया जाए r2 रेडियस का और उसे अर्थ कर दिया जाए। इसमें बहुत सिंपल है, और आपसे फिर रेशियो पूछे R2 बाय R1 का, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पे ही हो सकता है। तो देखो, हमने कैपेसिटेंस का, स्फेरिकल कैपेसिटेंस कंसेंट्रिक शेल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C इज इक्वल टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स का C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 अपॉन में R2 माइनस R1, राइट। अब इसके अंदर हमने सिंगल, इन्होंने बोला n टाइम्स हो जाता है, तो C1 क्या था, अगर हम एक सिंगल स्पेयर की बात करें तो दैट वाज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो आपको बस इन दोनों को इक्वल रख देना एंड दिस बिकम्स n टाइम्स, तो इसका n टाइम्स ले लेना और इक्वल रख देना। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा n इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो n R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R2। n मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n R2 माइनस n R1 इज इक्वल टू R2। उसके बाद मैंने फर्दर सॉल्व करा तो n माइनस 1 कॉमन आ गया R2 से, और यहाँ पे क्या बचा R1 इंटू n। सो हमें R2 बाई R1 का रेशियो पूछा था, सो दैट कम्स आउट टू बी n अपॉन n माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज के अंदर जैसे हमने मतलब हम चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है, ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, सीरीज के अंदर जो
चार्ज होता है, जो क्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो मैंने ये सेटअप लिया, मैंने एक ये कैपेसिटर लिया, इधर इसकी कैपेसिटेंस थी C1, इसका वोल्टेज था V1, यहाँ पे प्लस क्यू है या माइनस क्यू है। फिर ये एक दूसरा कैपेसिटर लिया, इसकी कैपेसिटेंस थी C2, इसका वोल्टेज था V2, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। और इसे मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी ऑफ V वोल्ट, एंड क्यू चार्ज यहाँ से निकल रहा है। तो इसके अंदर अगर क्यू सेम है तो V का डिफरेंस है, क्योंकि आप देख सकते हो V अलग अलग है दोनों के अक्रॉस। तो V वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2, और हमें पता है Q बराबर CV होता है। तब आप क्या करोगे, Q बाय C कर दोगे V निकालने के लिए, ठीक है। तो मैंने Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाय C1, ठीक है, V1 की जगह Q बाय C1 रख दिया, और V2 की जगह Q बाय C2 रख दिया। दोनों जगह से Q कैंसिल हो जाएगा क्योंकि Q सेम है। तो दैट कम्स आउट टू बी 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C। नाउ C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे सीरीज के अंदर तो आपको फॉर्मूला क्या निकलेगा, और अगर सबकी कैपेसिटेंस सेम है तो C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू C बाय n, जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे। और ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको मतलब इजी रहेंगे, जब मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की, तो अगर आपको ये याद रहेगा तो इजी रहेगा। तो देखो, अगर C1 भी C के इक्वल है और C2 भी C के इक्वल है, तो जो C इक्विवेलेंट आता है वो C/2 आता है। सो दीज आर लाइक सम कॉमन रिजल्ट्स जो आपको याद रखने हैं, जब भी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। नाउ द थर्ड वन इज इफ C1 इज इक्वल टू C, एक आपका C है और दूसरा आपका डबल है, ठीक है, C2 इज इक्वल टू 2C। तो डबल का वन थर्ड होता है, जो C इक्विवेलेंट होता है वो डबल का वन थर्ड होता है, तो 2C/3, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2C/3। नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे मैंने V वोल्ट से कनेक्ट करा, Q चार्ज निकल रहा है, यहाँ पे चार्ज अलग अलग जाते हैं, यहाँ पे Q1 जा रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, पर जो वोल्टेज रहती है अक्रॉस वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे C1 का कैपेसिटर है, यहाँ पे C2 का कैपेसिटर है, Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पे मैंने C इक्विवेलेंट इंटू V लिख दिया Q की जगह, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 के। तो यहाँ पे मैंने C इक्विवेलेंट इंटू V लिख दिया इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। दोनों की जगह से वोल्टेज सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कैंसिल हो गई, एंड C इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी C1 प्लस C2। तो इसमें डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ C पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, NC हो जाता है। अब अगर हम किरचॉफ लॉ की बात करें कैपेसिटर्स में, तो वो कैसे लगता है, तो देखो, आपको जहां से निकल रहा है, मतलब जो आपका लाइक जहां से, कैसे समझाऊं, जहां से चार्ज निकल रहा है, ठीक है, आपको उसको कंसीडर करना है। तो ए से आप गए, ए पे सपोज आपका वोल्ट है, VA मैंने वोल्ट मान लिया। अब इसके अंदर जब मैं निकल रही हूँ बाहर, तो मैं इस पॉजिटिव वाली उससे निकलूंगी, राइट, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। तो VA वोल्टेज ऑफ A प्लस E1 गिव्स द पोटेंशियल ऑफ VD ऑफ डी पॉइंट। तो ऐसे हम लोग मतलब पूरा निकाल सकते हैं, किरचॉफ लॉ होता है ऑफ कैपेसिटर। इवन दो इट्स बेसिकली फ्रॉम चैप्टर 3 ओनली, वहां पे वो अच्छे से समझ आ पाएगा, बट इसके अंदर भी वो एप्लीकेबल होते हैं, तो मैंने यहाँ से वो हटाया नहीं, मैंने यहाँ पे वो इंक्लूड करा है। तो सिमिलरली अब अगर आपको पोटेंशियल निकालना है ई पॉइंट का, तो आप कैसे निकाल लोगे, VA प्लस E1, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, जब हम जहाँ से बाहर जिस टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल है। उसके बाद इसका पोटेंशियल कैसे निकलेंगे, हमें पता है Q बराबर CV होता है, तो Q बाई C इज इक्वल टू V, राइट। तो Q बाई C1, और यहाँ पे जो जिस टर्मिनल से मैं बाहर निकलूंगी वो नेगेटिव का Q है, तो VA प्लस E1 माइनस Q बाई C1 गिव्स V पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ऑफ E। वेयर एज अगर अब मुझे B तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, देखो यहाँ पे प्लस है, तो पोटेंशियल ऑफ A प्लस E1 माइनस Q बाय C1 minus of E2 and minus Q by C2 gives potential of B। तो देखो जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऐसे किरचॉफ लॉ हम लगा सकते हैं। नाउ अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ये क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली ना एक सब्सटेंस होता है जो हम जब कैपेसिटर के बीच में डालते हैं ना, तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है, मतलब वो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं, कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है किसी भी चार्ज को स्टोर करने की। तो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब हमने क्या सीखा था,
अब मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया के मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक का। और अब आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। आप कैसे निकालोगे? देखो, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मैंने दोबारा यहाँ पे सेम वो चार स्टेप जो मैंने स्टार्टिंग में सीखे थे वो कॉपी करें। तो क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो प्लस की वजह से भी इस तरफ आएगी, माइनस की वजह से भी इस तरफ आएगी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा। सिग्मा क्या है? क्यू बाय ए है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी करना पड़ेगा, तो क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्यू बराबर सी वी होता है, तो क्यू बाय वी करोगे तो आपको सी निकल जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। नाउ अब इसके अंदर अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो क्या बदलाव आता है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिक्रीज हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स के टाइम्स। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। नीचे के अंदर डिनोमिनेटर में के आ जाएगा। ना पोटेंशियल बिकम्स क्यू डी, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस करना है, तो क्यू इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। आप कैपेसिटेंस निकालोगे तो क्यू बाय वी आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है? के इंटू सी नॉट। सी नॉट क्या है? सी नॉट इज बेसिकली ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। नाउ अगर ये तो मैंने पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया था, मतलब डी जितना भी इसके अंदर डी स्पेस था बिटवीन द प्लेट्स उन पूरे के अंदर। अब अगर हम पार्शियली डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ये प्लेट है, ठीक है, ये डी इसका डिस्टेंस है, ए इसका एरिया है। आपने एक टी थिकनेस की, इसकी थिकनेस टी है, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ऐसे आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंसर्ट कर दिया। अब इसका कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी प्लस टी बाय के माइनस टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर अब मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, कि जस्ट बिकॉज कि ये फॉर्मूला मतलब जरूरी नहीं कि आपको एक ही डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्ट करके दिया, आपको दो भी दिए हो सकते तो आप उसके अंदर क्या करोगे? तो फॉर्मूला आपको मतलब आपको समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा कैसे। देखो, अब इसके अंदर भी मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, डी डिस्टेंस लिया, इसके अंदर मैंने दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करे, एक के1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जिसकी थिकनेस टी1 थी, एक के2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जिसकी थिकनेस टी2 थी। ए इसका एरिया, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी1 प्लस टी1 बाय के1 माइनस टी2 प्लस टी2 बाय के2। तो ये इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आएगा। अब आगे हम बात करें तो दो केसेस बनते हैं। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स विद बैटरी। एक होता है कि बैटरी लगी हुई होगी और एक होता है कि बैटरी हटा दी गई होगी। तो अगर बैटरी लगी हुई होगी तो अलग सिनेरियो बनता है, बैटरी हटा दी गई होगी तो अलग सिनेरियो बनता है। तो दोनों केसेस के अंदर मैंने ये इंपॉर्टेंट टेबल बना रखे हैं जिससे आप फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहेंगे और आपको हर एक सिनेरियो के अंदर याद रखना है कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो बिफोर बिफोर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है कैपेसिटेंस का। आफ्टर के अंदर के टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है अगर बैटरी लगी हुई होती है तो। उसके बाद क्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर सी वी होती है, तो सी नॉट इंटू वी हो जाता है। और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर के बाद जो चार्ज होता है वो भी के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ रहा है इसके अंदर। ना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और कैसे कह सकते हैं? वी बाय डी वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डीवी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस में बिफोर एंड आफ्टर में अगर बैटरी लगी हुई है तो सेम रहता है। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल भी दोनों केसेस में सेम रहता है, राइट। पर अगर हम एनर्जी की बात करें, हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसके अंदर सिंस हमारा सी नॉट जो है, जो कैपेसिटेंस है, वो के टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी भी हमारी के टाइम्स इंक्रीज करती है। तो इसके अंदर मेन चीज आपको क्या क्या याद रखनी है कि अगर विद बैटरी है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा एंड एनर्जी इंक्रीज करेगी, बाकी किसी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। नाउ इफ वी लुक ओवर द सेकंड टेबल, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए, इसके अंदर क्या होता है? आपका जो चार्ज होता है, जो क्यू होता है, वो कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं। बिफोर की अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सेम है,
अब आफ्टर के अंदर के टाइम्स इंक्रीज कर जाते हैं। जो पहला केस था वो दोनों सिनेरियोज में सेम है, चाहे बैटरी लगी हुई हो चाहे बैटरी डिस्कनेक्टेड हो। नाउ अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज मैंने ये बता दिया कांस्टेंट रहते हैं, तो क्यू नॉट बिफोर भी क्यू नॉट है, आफ्टर भी क्यू नॉट है। वेयर एज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर गई। वेयर एज अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम रह रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल के अंदर भी के टाइम्स डिक्रीज आता है। हमने क्या पढ़ा था, क्यू बराबर सी भी होते तो पोटेंशियल बराबर क्यू बाय सी हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनता है, क्यू नॉट बाय के सी नॉट, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो तो के टाइम्स इंक्रीज कर रहा है ना, तो के टाइम्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके अंदर जो हमारा पोटेंशियल है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। वेयर एज अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का हमने एक और वेरिएंट पढ़ा था फॉर्मूले में, जो एक तो था हाफ सी वी स्क्वायर जो हमने ऊपर डिस्कस करा, एक था क्यू स्क्वायर बाय टू सी। इसके अंदर भी जो कैपेसिटेंस है वो डिनोमिनेटर में, तो जो एनर्जी भी होती है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या चीज याद रखनी है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, चार्ज सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज करते हैं, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज करता है, और एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज कर जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।